सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक ही मसला है, ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर बाय पाकिस्तान, एंड ऑफ द स्टोरी। आप विड्रॉ कर जाइए। एसेशन ट्रीटी महाराजा हरि सिंह ने किसके साथ साइन की थी? इंडिया के साथ साइन की थी, आपके साथ साइन की। जब इंडिया के साथ साइन की थी, अगर एक जूता भी अगर आपका एक बूट भी अगर आपका कश्मीर की जमीन के ऊपर है, तो देन यू आर ऑक्यूपेशनल फोर्स। इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो यूएन रेजोल्यूशन भी यही कहता है आनंद जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और स्पेशली इसमें जो है वो जो पॉपुलेशन की आपने बात की है, शुरू में तो बिल्कुल उसके ऊपर बहुत जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे वो जो रिलीजियस सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स जो है वो नहीं सुनते, वो बात ही नहीं करने देते इसके ऊपर। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल्स दी जाती हैं, स्कॉलर सुने ना सुने, आपकी आवाम तो सुने। तो पब्लिक भी तो उसी में से निकल कर आ रही है ना सर, वही जहालत पब्लिक के अंदर भी है। आपके यहाँ पे ना वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी कमी है अर्जुन जी। आई थिंक नॉट एवरी वुमन is as free as you are or is as vocal as you are on women rights and women issues. मैं मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर एक 13 साल की बच्ची को जबरदस्ती कन्वर्ट करके उसके साथ एक बुढ़ा आदमी निकाह करता, मतलब बेशर्मी करता है। उसकी पोती की उम्र की लड़की है यार। इस्लाम ये सिखा रहा है आपको, ये सिखा रहा है इस्लाम कि बच्चे पे बच्चे पैदा कर दो, तुमसे तरबियत दी जाए ना दी जाए, तालीम दी जाए ना दी जाए, तुम उनको एजुकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप उनको एक अच्छा मुसलमान, तो चलो बात की बात, आप उनको अच्छा शहरी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? आर दे इवन बिकमिंग गुड सिटीजंस? ये जैसे लोग यार, कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में? अभी मैंने आज, बल्कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा टीवी पे एक ऐड आ रहा था, और उसमें जो वो स्पेशली किसी एनजीओ ने बनाया था कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां ना करें। तो जाहिर है जब इतने ढेर सारे बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर इनको समझ नहीं आती कि अब इनका करें क्या, तो जल्दी जल्दी लड़कियों की शादियां करके पीछा छुड़ाते हैं। और इसी तरीके से फिर ना जॉब्स होती हैं और ना ही कोई और काम होता है देने के लिए। लेकिन इस चीज के ऊपर हमारे यहाँ मुल्ला माफिया जो है वो बोलने ही नहीं देती। अर्जुन जी, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताया था, हमारे मुल्क की जो रिवायत है वो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहां पे औरतों की पूजा की जाती है, इज्जत की जाती है, वहीं पे देवताओं का, भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा का वास वहीं पे होता है, जहां पे इज्जत की जाती है। आपके मुल्क में, माफ करना, अगर ये क्राइटेरिया अप्लाई किया जाए तो आपके मुल्क में ना तो खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर कुछ नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में औरतों की इज्जत नहीं की जाती। ठीक है, तो आप कहीं ना आपके मुआशरे के अंदर, आपके कौम के अंदर आपके लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि ये जो तशद्दुद है ये हिंदू और सिख लड़कियों के ऊपर की जा रही है, उनके ऊपर तो खैर बहुत ज्यादा ही किए जा रहे हैं, पर इनका जहां मन आ जाता है ना, ये आपके तो, मैं माफ करना, 60 65 साल के बुढ़े भी बड़े मन चले हैं। आपके तो एक वो वजीर है, इंटीरियर मिनिस्टर है आपके, मेरा ख्याल है, उनकी तो वीडियो भी आई थी। और जो पहले आपके DGISPR थे वो शेख रशीद की, हाँ, जनरल आसिफ गफूर की भी मैंने देखी है वीडियो, उसकी भी आई हुई है एक, गफूरे की, ISI वाले की। तो मतलब हद हो गई यार। मतलब हम लोग निकलते हैं घर से, हम देखते हैं यार हमारे बच्चे हैं, ये है वो है। अब आपके बुढ़े घर से निकलते हैं, वो सोचते हैं अच्छा इससे निकाह करूं, इससे करूं। मतलब कैसा माहौल बना रखा है आपके मुल्क में। तो मतलब मैं आई डोंट नो, मतलब ये तो सुधार आपको करने पड़ेगा ना, ये तो हम नहीं कर सकते ना। ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और वो तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का है, वो जो जिसकी पता नहीं 65 इयर्स एज है और 14 साल की बच्ची से शादी की, और कह रहे कि जी मैं तो 4 साल के, पता नहीं 2 साल के बाद रुखसती कर, तब भी वो बच्ची 16 साल की होगी, और ये तो फिर और आगे बढ़ेगा कि इसने 64 का ही रहना। अभी भी बहुत ज्यादा उसकी बिल्कुल पोती की उम्र की बच्ची है, और शर्म भी नहीं आती, आगे से रिप्लाई कर रहे होते हैं, आगे से मीडिया को जवाब दे रहे होते हैं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा है ना, इनसे तो क्या तो तवक्को रखें। और अगर सच पूछो तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बड़ी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दो, वॉर इज देयर बिजनेस। आर्मी होती है डिफेंस के लिए इन केस ऑफ वॉर। आपकी आर्मी क्रिएट करती है वॉर फॉर देयर ओन बिजनेस। आप मुझे बताइए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन और अमान कायम हो गया, ये जो मसला कश्मीर हमने बना के रखा हुआ है इतने सालों से, जो हमारा कश्मीर दबा के रखा हुआ है, अगर वो सेटल हो गया, इफ एवरीथिंग गोज हॉन्की टोरी, तो क्या पाकिस्तान के लोग 2 साल 4 साल में ये पूछना नहीं शुरू कर देंगे कि साहब ये फौज इतनी मोटी ताजी क्यों कर रखी है, इतने पैसे क्यों देते हो, इनकी जरूरत क्या है? तो एक जो बार बार कहते हैं ना कि जी इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है,
ये सब दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नैरेटिव दैट योर आर्मी हैज बिल्ट ओवर द इयर्स। आपकी आर्मी ने एक नैरेटिव बना लिया है इतने सालों में। उनको पता है कि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट तो चाहिए ही चाहिए, और वो कॉन्फ्लिक्ट इनको चाहिए इंडिया के साथ। क्योंकि आप निकले इंडिया में से, आप ना तो तुर्कियों से निकले, ना आप अफगानों से निकले, ना आप ईरान से निकले, ठीक है। और जो सप्रेशन ऑफ बलोच है, बलोच का सप्रेशन जो है, आपको तो पता ही होगा, ये शाफ, कलात और सिस्तान और ये बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया जो आपके पास है, उसके अलावा ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान इज अ जियोपॉलिटिकल लोकेशन, इट्स अ डेमोग्राफिक लोकेशन। तो बलोच जो है वो ईरान में भी है, बलोच आपके पाकिस्तान में भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जिसको लेके ना सिर्फ पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव है, इसको लेके ईरान भी बहुत सेंसिटिव है। और मेरे ख्याल इस बारे में बहुत कम बात की गई है आज तक लोगों से, पर ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। क्योंकि आपके जो डिफेंस फोर्सेस है, आपकी जो आर्मी है, उसने ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट किए थे कि इन केस ऑफ एग्रेशन फ्रॉम इंडिया, जैसे बांग्लादेश के अंदर फ्री रन मिल गया क्योंकि वहां के जो बंगाली थे, दे वर विद, मुक्ति बाहिनी वाज विद इंडिया, तो दे वर ऑल फॉर देयर ओन फ्रीडम। उनको ये लगता है कि साहब ये जो हम नॉन स्टेट एक्टर्स खड़े कर रहे हैं ना, तो दे विल बिकम अवर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इंडिया आ भी जाता है तो हम गुरिल्ला वॉरफेयर में शहरों के अंदर उनको हम बहुत ब्लीड करवाएंगे और इतना इजी रहेगा नहीं इंडिया के लिए। इस सोच के साथ ये क्रिएट किए गए थे नॉन स्टेट एक्टर्स विद इन योर कंट्री। अब वो स्थिति तो इंडिया, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया तो आपके ऊपर अटैक करेगा नहीं, इंडिया ने तो अपने 1000 साल के इतिहास में अटैक किया नहीं। हाँ, आपसे पीओके लेना है, और वो ना सिर्फ मैं कह रहा हूं बल्कि हमारे स्टेट, हमारे कंट्री के बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है, अब तो हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो लेना है आपसे, एट अ टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग हम वो ले लेंगे आपसे, वक्त आएगा करेंगे। बट बाकी जो पाकिस्तान है, यू कैन लाफ अबाउट इट, नो प्रॉब्लम, जो बाकी का पाकिस्तान है वो आपका है साहब। उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, कैसे आपने मैनेज करना है, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आवाम के पेट में दाने आपने कैसे डालने हैं, अपनी आवाम के लिए बिजली, गैस और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है और ये जो रहने के लिए जगहें हैं वो आपने कैसे पूरी करनी है, दैट्स योर प्रॉब्लम। कि भारत जो है वो चाहता है कि मतलब पाकिस्तान आगे ना बढ़ पाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बाकी आपने जो बात की आजाद कश्मीर की, तो सर मुझे बिल्कुल उस वक्त बाकी में मैं हंस रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी फौज इतनी कमजोर है कि वो आपको आजाद कश्मीर लेने देगी। सर हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, मैंने तो वाकई में नहीं पहनी हुई। देखिए एक था हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी की एक रचना थी रश्मि रति, उसमें एक उसके अंदर एक चैप्टर है, उसको कहते हैं कृष्ण की चेतावनी। तो कृष्ण की चेतावनी की पंक्तियों में मैं आपको कंक्लूसिवली बता देता हूँ क्या है। कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सै धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन सर जो भी हो कश्मीरियों के, सुनिए, आपकी फौज ने चूड़ियां तो नहीं पहनी, मेरे को आई एम श्योर कि उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा चूड़ी नहीं होगा। और हाँ, उनकी बहरहाल पतलूने जरूर उतरवाई थी, 93,000 थे, कुछ थोड़े से नहीं थे, काफी थे। और मौका आएगा दोबारा तो आपको वो भी दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। लेकिन सर कुछ भी हो, लेकिन सर कश्मीरियों के लिए अच्छा होना चाहिए। और अब ये सर, अब यहाँ पे भी टाइम चेंज हो गया, अब ये 71 नहीं है और फौज भी 71 वाली नहीं है। क्या बात है, शानदार है ना। 71 तो नहीं है, पर आपकी फौज वो 71 से बदतर हालात में। ये बन गए व्यापारी, ये बन गए धन्ना सेठ। ये फौज का काम क्या होता है बताइए मेरे को, इन एनी कंट्री आर्मी का काम क्या होता है? आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप इंडिया में फौज कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है, वेरी प्रोफेशनल आर्मी। आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। यहाँ पे कोई धंधे, यहाँ पे कोई ये कॉर्नफ्लेक्स, डाइपर और ये सैनिटरी नैपकिन नहीं बना रही हमारी फौज, ठीक है ना। हमारी फौज कर रही है अपना काम जो उसको करना चाहिए। और बिजनेस तो हर फौज करती है सर, सारी दुनिया की बिजनेस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कुछ और कर लेते हैं, वो शायद हथियार वगैरह बनाते हैं। मैंने तो यही सुना है कि सारी दुनिया की, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने यही सुना है सारी दुनिया की आर्मी जब रिटायर होते हैं तो कुछ ना कुछ उनका बिजनेस होता है। तो क्या हो गया सर अगर हम थोड़े से डायपर बना लेते हैं और सीमेंट बना लेते हैं? अच्छी बात है ना? ये रिटायरमेंट के बाद देखिए ये बड़ा दिलचस्प है। अब तो पिज्जा भी बनाते हैं, पिज्जा भी है हमारे पास, पिज्जा का आइटम भी है। हाँ, वो पापा जॉन है ना आपके, अच्छे पापा जॉन तो एक ग्लोबल चेन बना रही है। पर वो किस कॉस्ट पे आरजू जी? आपकी कौम की कॉस्ट पे। यानी कि एक जर्नैल को आप पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट के लिए, और आप एक जर्नैल को इन सर्विस इतना फ्री रन दे देते हैं कि जो आपकी कौम के हिस्से का पैसा है, वो जो पाकिस्तान की सड़क के ऊपर बैठ के गरीब आदमी अपना बच्चा बेचने की कोशिश कर रहा था कि जो बाकी बचे हुए उनका मैं पेट भर लूं, उनकी कॉस्ट पे ये फौज है आपकी। लाख लानत ऐसी फौज के ऊपर।